हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। आज की वीडियो में मैं आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए थे। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग ए बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। अब लाइफ में क्या होता है कि हमेशा बैलेंस बनाने के लिए हमें एफर्ट करने पड़ते हैं। हम अगर बैठे बैठे सोचिए कि हाँ हमारे ड्रीम्स सच हो जाएंगे, जब टाइम होगा तो ये अपने आप हमें फुलफिलमेंट हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस और एफर्ट करने पड़ते हैं। अगर एग्ज़ाम्स आज से 1 साल बाद भी हैं या फिर 2 साल बाद भी हैं तो उसके लिए भी आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा। आप इस भरोसे से नहीं रह सकते हो ना कि एट द मीन टाइम जब एग्ज़ाम आएगा मैं उसे बस 10-15 दिन पहले पढ़ लूँगा और हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। डेली आपको प्रैक्टिस कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रेफ्रिजरेशन और हीट एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ पे वर्क करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में जो क्लोसियस का स्टेटमेंट था कि विदाउट एनी एक्सटर्नल मीडियम आप हीट को लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हो। नेचर का लॉ क्या होता है कि जो हीट होती है फिर एनर्जी होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी ड्यू टू स्टेबिलिटी। आपने ये वाली चीज़ तो सुनी होगी ना कि खुश रहने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी पड़ती है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। जब हम उनसे रिलीज़ कर देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, खुश रहते हैं। इसी तरह नेचर का भी यही लॉ होता है कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपकी एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। हमने एटॉमिक या फिर जब भी हम लोग केमिस्ट्री में अपने पीरियडिक टेबल या एटम्स वगैरह पढ़े थे तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे एनर्जी मिलती है वो हाई जो एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है और जैसे वो एनर्जी रिलीज़ करता है वो दोबारा अपनी स्टेबिलिटी पे आ जाता है। ठीक है। सेकंड चीज़ है कि जो रेफ्रिजरेशन की यूनिट है वो आप कैसे मेज़र करोगे। ये आता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, 1000 किलो जो पानी होता है उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ़ में बदलने के लिए 24 घंटे में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसकी यूनिट होती है 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। और अगर मैं किलो वॉट की टर्म से बात करूँ तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल हो जाएगा 3.5 किलो वॉट। नेक्स्ट चीज़ है कि हम यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं देखते, हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मेज़र करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका रेशो होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट का। रेफ्रिजरेटर में 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन होता है इवेपोरेटर, सेकंड कंडेंसर, थर्ड कंप्रेशर एंड फोर्थ होता है एक्सपेंशन वॉल्व या थ्रोटल वॉल्व। इवेपोरेटर में क्या करता है, रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड होता है वो अपनी फेज को चेंज करके इवेपोरेटर से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। रेफ्रिजरेशन का वो जो ऑब्जेक्टिव है वो होता क्या है कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें रूम टेम्परेचर्स पे कम टेम्परेचर पे हमें चीज़ों को स्टोर करके रखना होता है। तो वो क्या करता है, इवेपोरेटर से हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड रिलीज़ कहाँ करता है इस हीट को, कंडेंसर में। वर्क यहाँ पे कौन करेगा, कंप्रेशर। तो COP क्या हो जाएगा, इवेपोरेटर वर्क मतलब इवेपोरेटर की जो हीट रिलीज़ की है एब्जॉर्ब की है अपॉन में हो जाएगा कंप्रेसर वर्क। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाइड्रोजन इज एसेंशियल इन एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिकॉज। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 3 कंपोनेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है अमोनिया जो यहाँ पे एज ए रेफ्रिजरेंट वर्क करता है। सेकंड कंपोनेंट होता है वाटर जो एब्जॉर्व करता है, एब्जॉर्वेंट की तरह वर्क करता है। एंड थर्ड कंपोनेंट होता है H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, वो क्या करती है, प्रमोट करती है इवेपोरेशन को। यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द इवेपोरेटर। सेकेंड ऑप्शन है द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया इज एंडोथर्मिक इन इवेपोरेटर एंड एक्सोथर्मिक एब्जॉर्बर। सी ऑप्शन है द कूल्ड हाइड्रोजन लिविंग द हीट एक्सचेंजर कूल्स द रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द इवेपोरेटर। एंड डी ऑप्शन है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ए लो पार्शियल प्रेशर फॉर द इवेपोरेटिंग अमोनिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Then next question है क्वेश्चन नंबर 2. A refrigerating machine working on reversed Carnot cycle takes out 2 kilowatt per minute of heat from the system while between temperature limits of 300 Kelvin and 200 Kelvin. COP and power consumed by the cycle will be respectively. कार्नोट साइकिल वगैरह में आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या प्रोसेस होती थी, 2 आइसोथर्मल होते थे और 2 आइसेंट्रोपिक होती थी। रिवर्स कार्नोट साइकिल में भी यही प्रोसेस होगी लेकिन ये रेफ्रिजरेशन की केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 अपनी हो जाएगी कंप्रेशन से रिलेटेड एडाइबेटिक। तो इसमें तो एक तो हो जाएगा रिवर्सिबल एडाइबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, सेकंड हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, थर्ड हो जाएगा रिवर्सिबल एडाइबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस एंड फोर्थ होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। मतलब वही चीज़ है, 2 आइसोथर्मल है और 2 एडाइबेटिक है लेकिन किसकी टर्म्स में हो जाएगा,
जाएगा, एक कंप्रेशन की टर्म में और दूसरा हो जाएगा इवेपोरेशन की टर्म में। यहाँ पे टेम्परेचर लिमिट आपको गिवन है 300 केल्विन और 200 केल्विन। रेफ्रिजरेशन की बात करें तो डिजायर्ड इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा, 200 केल्विन पर। सीओपी मेजर करते हैं डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। 200 अपॉन में जो रेशियो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा 300 माइनस 200, तो सीओपी की वैल्यू तो आ जाएगी 2। अब ये इक्वल किसके हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे कितना है 2 किलोवाट पर मिनट ये हीट टेक्स आउट कर रहा है, तो 2 किलोवाट अपॉन में डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा 2 के, तो यहाँ पे वर्क इनपुट आ जाएगा 1 किलोवाट पर मिनट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन है ऑप्शन ए अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, बी अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, सी हाइड्रोजन इज इवेपोरेटेड इन अमोनिया, एंड डी अमोनिया इज इवेपोरेटेड इन हाइड्रोजन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट द कूलिंग टर्बाइन आउटलेट इज इक्वल टू, ऑप्शन है ऑप्शन ए एम्बिएंट प्रेशर, ऑप्शन बी केबिन प्रेशर, ऑप्शन सी कंप्रेसर इनलेट प्रेशर, एंड ऑप्शन डी इवेपोरेटर प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केबिन प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 5, in a refrigerator the evaporator and condenser coil temperature are minus 33 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Assuming that the maximum COP is realized, the required power input for a refrigerating effect of 4 kilowatt is. अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, तो हम इसे केल्विन में चेंज करेंगे। -33 डिग्री सेल्सियस है तो वो केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 माइनस 33 240 केल्विन इवेपोरेटर का टेम्परेचर, एंड कंडेंसर का टेम्परेचर हो जाएगा 273 प्लस 27 300 केल्विन। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं तो COP आ जाएगी 240 अपॉन में 300 माइनस 240, तो यहाँ का COP आ जाएगा रेफ्रिजरेटर का 4। अब इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम COP लेनी है तो वही 4 आ जाएगी, और रिक्वायर्ड पावर इनपुट बताना है जिसका डिजायर्ड इफेक्ट कितना है 4 किलोवाट, तो पावर इनपुट क्या हो जाएगा 4 अपॉन में वर्क इनपुट इक्वल टू कर देंगे इसके COP के, मतलब जिसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास 4, तो वह पावर इनपुट की वैल्यू आ जाएगी 1 किलोवाट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Question number 6, the refrigerant used for absorption refrigerator working heat from solar collectors is mixture of water and एब्जॉर्बेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस पे वर्क करते हैं, लो ग्रेड एनर्जी पे वर्क करते हैं। वेपर कंप्रेशर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हाई ग्रेड एनर्जी पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी लिथियम ब्रोमाइड, एंड ऑप्शन डी फ्रेऑन 12। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिथियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लैश चैम्बर इन ए सिंगल स्टेज सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। फ्लैश चैम्बर क्या करता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है जिसके अंदर वेपर पार्ट भी होता है और लिक्विड पार्ट भी होता है, वो दोनों को सेपरेट आउट करता है। ठीक है, ये वेपर पार्ट को रिमूव करता है। अब ये क्या करेगा, कंप्रेसर के वर्क को डिक्रीज कर देगा और जो COP होती है ओवरऑल उसे इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए इंक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ऑप्शन बी डिक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ऑप्शन सी इंक्रीज द वर्क ऑफ कंप्रेशन, एंड ऑप्शन डी हैज़ नो इफेक्ट ऑन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो आप इसे अच्छे से बता सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैज़ नो इफेक्ट ऑन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, मतलब इसका इवेपोरेटर से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क यूजिंग द, ऑप्शन है ऑप्शन ए एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट इजीली कंडेंस्ड और इवेपोरेटर, ऑप्शन बी एबिलिटी ऑफ ए वेपर टू गेट कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड, ऑप्शन सी एफिनिटी ऑफ ए सब्सटेंस फॉर अनदर सब्सटेंस, एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्बिटी ऑफ ए सब्सटेंस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफिनिटी ऑफ ए सब्सटेंस फॉर अनदर सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 9, द लीकेज इन ए फ्रेऑन बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग। अब हमारे पास क्या है कि डिफरेंट रेफ्रिजरेटर के लिए उनके लीकेज डिटेक्टर डिफरेंट है। जैसे अमोनिया अगर यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट तो उसके लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम बर्निंग सल्फर कैंडल यूज़ करते हैं। हेलोकार्बन्स अगर यूज़ करते हैं तो उनके लिए हेलाइड टॉर्च टेस्ट, एंड अगर हम हाइड्रोकार्बन और प्रोपेंस वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसके लिए सोप बबल वाटर टेस्ट, और अगर सल्फर डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए अमोनिया स्वेब टेस्ट यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। यहाँ पे फ्रेऑन्स की बात कर रहे हैं, फ्रेऑन मतलब हेलोकार्बन, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हेलाइड टॉर्च। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, ऑयल सेपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफ, ऑप्शन ए है रेफ्रिजरेट एंड ऑयल आर इमिसिबल एट ऑल द प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर
immiscible at condensation pressure and temperature. Option C है refrigerant and oil are miscible at all pressure and temperature. And option D है refrigerant and oil are miscible at condensation pressure and temperature. Correct option हो जाएगा option number C, refrigerant and oil are miscible at all pressure and temperature. Next वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. Thank you guys.